इस हफ्ते रूस में कुछ ऐसा हुआ जिसकी पश्चिमी विश्लेषकों को उम्मीद नहीं थी। ईंधन संकट अब आर्थिक समस्या से बढ़कर सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या बन गया है। रूस में लोग पेट्रोल पंपों पर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कुछ जगहों पर गैस के लिए जान भी ले रहे हैं। इस ईंधन संकट में रूसी माफिया फिर से उभर रहा है ताकि पेट्रोल के काले बाजार पर नियंत्रण कर सके। अब आम रूसी नागरिक कैमरे पर खुलेआम कह रहे हैं कि वे चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन मर जाएं। यही रूस को बचाने का एकमात्र तरीका है। रूसी शेयर बाजार में हाल ही में आधुनिक रूसी इतिहास की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावटों में से एक दर्ज हुई है। पुतिन वही कर रहे हैं जो वे जानते हैं और सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। अब वे उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं जो बताते हैं कि देश में हालात खराब हैं। यही पुतिन का तरीका है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आधुनिक राष्ट्र अपनी घरेलू व्यवस्था पर नियंत्रण खोता है तो क्या होता है। देश भर में इस समय जो खास गोलीबारी और पेट्रोल पंप पर चाकू से लड़ाई जैसी घटनाएं हो रही हैं, और क्यों पत्रकारों और रूस समर्थक क्रेमलिन समर्थक ब्लॉगर्स को आखिरकार सच बताने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। यह पुतिन की लोकप्रियता के आंकड़ों तक ले जाता है जो उनकी धांधली वाली जनमत सर्वेक्षणों में भी गिर रहे हैं। अब हम यूक्रेन की घरेलू राजनीति पर चर्चा करेंगे क्योंकि वो भी अच्छी नहीं लग रही। ज़ेलेंस्की ने अभी अभी यूक्रेनी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण हस्तियों में से एक को सबसे खराब समय पर बर्खास्त कर दिया है। और फिर हम बात करेंगे कि मोर्चे पर क्या हो रहा है। मेरा नाम सैम है, आप देख रहे हैं बिजनेस बेसिक्स। चलिए जानते हैं रूस में गोलीबारी और लोगों द्वारा पुतिन के मरने की मांग के बारे में। देखिए, आम रूसी पेट्रोल के लिए पिस्तौल और चाकुओं से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं सिर्फ असफल देशों में होती हैं और अब ये एक परमाणु महाशक्ति की राजधानी में हो रहा है। जरा सुनिए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने गाड़ी छोड़ दी, मैं आई, मैंने ले लिया। मैं कह रही हूँ जय हो। कौन सा कैमरा? क्या बकवास है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मैं यहाँ फंस गई हूँ। नीचे मत गिरना, तुम नहीं गिरोगी, तुम्हें मार डालूंगी। यहाँ से निकल जाओ। मैं यहाँ से निकल रही हूँ। अब दुर्भाग्यवश कैमरे के बाहर इससे भी बुरा हुआ। रूसी मीडिया की रिपोर्ट है, चाबलांस्क के एक पेट्रोल पंप पर गोलीबारी। 11 जुलाई को गज़प्रोम पेट्रोल पंप पर एक ड्राइवर ने लाइन तोड़ने की कोशिश की। अन्य ड्राइवरों ने उसे डांटा तो उसने गैर घातक पिस्तौल से उस आदमी को गोली मार दी। गोली लगने के कारण पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गोली चलाने वाला व्यक्ति मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब दुर्भाग्यवश यह कोई अकेला मामला नहीं है, यह एक पैटर्न है जो पूरे देश में फैल रहा है। इससे पहले कि हम और उदाहरणों में जाएं, मैं यह बताना चाहता हूं कि मुझे लाइन में घुसने वाले लोगों से नफरत है, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले सेंट पीटर्सबर्ग में भी गोलीबारी और चाकूबाजी हुई थी। वजह लगभग वही थी, पेट्रोल पंप पर विवाद। पता नहीं क्यों लोग सबसे आगे पहुंचते ही झगड़ पड़ते हैं, जो जल्दी ही अनचाही स्थिति बना देता है। ऐसे ही झगड़े रुत्स्क ओब्लास्ट, सेंट पीटर्सबर्ग, कालिनिनग्राद, कलुगा, क्रास्नोदार, तातारस्तान और पूरे रूस में हो रहे हैं। तनाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लाइनें, देखिए मैं आपको बताऊं, ये लाइनें ऐसी नहीं हैं जिन्हें कोई धैर्यवान इंसान भी झेल सके। अब एक और क्लिप रूसी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जो बहुत ग्राफिक है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे क्यों। एक रूसी आदमी ने पेट्रोल पंप पर महिला को चेहरे पर कई बार मुक्का मारा क्योंकि महिला ने पेट्रोल भरने से रोकने पर उस पर मिर्ची स्प्रे कर दिया। घटना कैमरे में रिकॉर्ड हुई। ये कहना काफी आसान है कि रूसी लोगों के अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है और यही वजह है कि बहुत सारे रूसी लोग उम्मीद कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि पुतिन की मौत हो जाए। एक पत्रकार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर पुतिन खूनी गृहयुद्ध से बचना चाहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये कतारें असल में कितनी बुरी है। इस क्लिप को देखिए। अब इस क्लिप में हमारे पास नोवोरोसिस्क क्षेत्र में एक रूसी ड्राइवर है जो खुद को एक ईंधन लाइन के साथ गाड़ी चलाते हुए फिल्मा रहा है। वो दावा करता है कि वो लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है। ये लगभग 40 मील प्रति घंटा होता है। वीडियो देखकर यकीन करना मुश्किल है, फिर भी यही उसका दावा है। उसे लाइन के आगे पहुंचने में लगभग 100 सेकंड लगते हैं। तो अगर हम जल्दी से गणना करें तो ये लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। यही उस लाइन की लंबाई है, लगभग 1 मील। बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, यह सोचकर कि कम से कम यहाँ पेट्रोल तो है, लेकिन फिर भी
कुछ जगहों पर ये लाइनें कई दिनों तक चल रही हैं, जहां लोग सचमुच लाइन में बैठे बैठे पेट्रोल खत्म कर रहे हैं। इस फुटेज को देखिए। ये इतना बुरा नहीं, क्योंकि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल है जो अब रूस में दुर्लभ है। लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर लाइनें इतनी लंबी हो गई हैं कि लोगों को यह पता लगाने के लिए कुछ नया सोचना पड़ रहा है कि उनकी बारी अभी कितनी दूर है। इस क्लिप को देखिए। यहाँ एक रूसी आदमी दूरबीन से पेट्रोल लाइन में अपनी बारी देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है। फिर एक और क्लिप है। रोस्तोव क्षेत्र में कुछ रूसी लोगों का ईंधन लाइन में लगते हुए खत्म हो जाता है, जिससे उनकी कारें बीच में रुक जाती हैं और उन्हें आगे तक पहुंचाने के लिए धक्का देना पड़ता है। उम्मीद है कि उनके पहुंचने तक स्टेशन पर कुछ पेट्रोल बचा रहेगा। अब यह हमें उस कहानी पर लाता है जिसमें आपकी दिलचस्पी है। रूसी लोग सार्वजनिक रूप से पुतिन की मौत की मांग कर रहे हैं और रूसी पत्रकार उनसे इस्तीफा देने को कह रहे हैं अगर वे खूनी गृहयुद्ध से बचना चाहते हैं। चलिए पहले पत्रकारों के बारे में बात करते हैं। रूस में ऐसा पिछली बार 1990 के शुरुआती दशक में हुआ था, जब सोवियत संघ टूटने वाला था, और उसके तुरंत बाद सोवियत संघ और रूस में हालात बेहद खराब थे। संगठित आपराधिक गिरोहों ने सरकार की छोड़ी जगहें भर दी थी। वे काले बाजार को नियंत्रित करते थे, वे वितरण को नियंत्रित करते थे, वे कीमतों को नियंत्रित करते थे। असल में यह एक लाभदायक व्यापार था। मैं अभी व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पढ़ रहा हूं। हम इस पर जल्द वीडियो लाएंगे। उस समय अगर आपके पास वैध व्यापार था तो आपको बचाने के लिए कोई सरकार या रूसी कानून नहीं था। अगर किसी माफिया आदमी को आपका व्यापार चाहिए था क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे थे, तो आपके पास कोई और विकल्प नहीं था। या तो आप मर जाएं या फिर शांति से अपना व्यापार छोड़ दें। कोई और विकल्प नहीं था। कई रूसी व्यापारियों ने सफल व्यापार शुरू किया ताकि वे पैसे कमा सके और देश की मदद कर सके। फिर माफिया आकर दरवाजा खटखटाता है और कहता है, तुम बहुत पैसा कमा रहे हो, क्यों न मुझे 50% या फिर 100% दे दो। उन्हें अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है। इसलिए कई रूसी दोबारा यह नहीं चाहते और ईंधन संकट को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इससे उनकी बुरी यादें लौट रही है। इसी कारण रूसी पत्रकार अब सार्वजनिक रूप से व्लादिमीर पुतिन से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि पुतिन शांति से पद छोड़े और युवा नेताओं की अगली पीढ़ी को देश संभालने दे, जिससे हालात बेहतर हों। सुनिए। मुझे लगता है राष्ट्रपति को इस्तीफा देना चाहिए। पीछे हटने की जरूरत है। ये मेरा दृष्टिकोण है एक रूसी संघ के नागरिक के रूप में। और इसके लिए मुझे लगता है कि इन घटनाओं के बाद अगर इस व्यक्ति में आंतरिक साहस है, उसे इस्तीफा देना चाहिए और निष्पक्ष, खुले, प्रतिस्पर्धी चुनाव कराने चाहिए। मुझे अपने देश पर विश्वास है। कई लोग कहते हैं, दिमित्री, कौन उनकी जगह लेगा? लेकिन अगर वो नहीं तो कौन? मुझे अपने देश पर विश्वास है। मुझे विश्वास है कि हमारे देश में, मुझे उम्मीद है कि हमारे पास अभी भी 14 करोड़ लोग हैं। हम 450 अच्छे सांसद ढूंढ सकते हैं और एक अच्छा राष्ट्रपति भी, जो देश को उस हालत से बाहर निकाल सके जिसमें वो फंस गया है। अपने पर विश्वास रखो। लेकिन मौजूदा पूरी नेतृत्व को पद से हटाना होगा, यानी राष्ट्रपति पद और संसद के नए चुनाव कराने होंगे। ये मेरा नजरिया है और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, एक और। मैं गलत था, एक और रास्ता है। लेकिन तुम जानते हो कि वह रास्ता खूनी है। ये वही रास्ता है जिसने कई बार भयानक गृह संघर्ष कराए हैं। अगर मौजूदा अधिकारी देश को खूनी गृह संघर्ष में नहीं ले जाना चाहते, तो उन्हें इस्तीफा देने का साहस जुटाना चाहिए। अब सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये एक काफी लंबा क्लिप है जो इस आदमी ने डाला है, और उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो खतरनाक है, और उसे ये भी पता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए वीडियो में आगे वह बताता है कि वह ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहता है जो उसके बाद भी जारी रहे। यह बात हम अभी सुनेंगे, लेकिन उस हिस्से पर जाने से पहले मैं आपको रूस की सड़कों पर हो रही एक और चीज के बारे में भी बताना चाहता हूं। अब हमारे पास आम रूसी नागरिक भी कैमरे पर सार्वजनिक रूप से यह कहते हुए दिख रहे हैं कि वे उम्मीद करते हैं कि पुतिन मर जाएं। उन्हें पता है कि वह बूढ़े हो चुके हैं और वे सच में मानते हैं कि पुतिन ऐसा इंसान नहीं है जो सत्ता छोड़ देगा। तो उम्मीद है कि वह जल्दी मर जाएं और फिर देश के सुधरने का कुछ मौका मिले। ये सिर्फ कोई एक आदमी व्यूज या कुछ और के लिए ऐसा नहीं कर रहा है। कई अलग अलग रूसी लोग बिल्कुल यही बात कह रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए। पुतिन के बिना रूस को देखना
यही मेरा सपना है। ऐसा सपना नहीं जैसे कोई छूट मिल जाए या तुर्की घूमने चले जाएं। मेरा मतलब है एक असली सपना। व्लादिमीर पुतिन के बाद एक सामान्य राष्ट्रपति होगा, कोई ऐसा जो जीवित, स्वस्थ, बुद्धिमान, समझदार और सभ्य हो, वैसा नहीं जैसा अभी हमारे पास है। और सच कहूं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो कोई भी हो सकता है और 100 गुना बेहतर होगा। पुतिन अपराधी और हत्यारे हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई बीमारी उन्हें जल्द से जल्द ले जाए। आपके लिए व्लादिमीर पुतिन कौन है? शायद रूस के सबसे कमजोर और असफल नेताओं में से एक। आपको क्या लगता है, रूस पुतिन के बाद कैसा होगा? मुझे उम्मीद है कि आखिरकार हम एक असली लोकतंत्र होगा। वह पद कैसे छोड़ेंगे? वो मर जाएंगे। और कब? मुझे भी यही उम्मीद है। अगर सब ठीक, रात 8 बजे प्रार्थना करें। शायद ये जल्दी हो। आपके लिए पुतिन कौन है? सच कहूं तो बस एक बूढ़ा आदमी जिससे सब परेशान हैं। पुतिन राष्ट्रपति पद सिर्फ मरने के बाद ही छोड़ेंगे। उनके पास और विकल्प नहीं। उनके नाम से बहुत सारे अपराध, बहुत ज्यादा खून खराबा, बहुत ज्यादा अराजकता जुड़ा हुआ है। अगर पुतिन का प्रचार टीवी पर चलता रहेगा तो बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हमें इस अंतहीन जार जैसी हुकूमत की क्या जरूरत है? हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब जो लोग लंबे समय से रूस पर नजर रख रहे हैं वे जानते हैं कि इस तरह की बातें रूस में आम नहीं हैं और इसके अलावा पुतिन इस तरह की बातों को बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इससे कहीं कम गंभीर और कम नाटकीय बातें कही हैं और वे अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। पुतिन की आलोचना करने पर ऐसी ही सजा मिलती है और जानते हैं क्या? ऐसा लग रहा था कि 2026 में वह अब तक थोड़ा नरम है, क्योंकि हमने ऐसे कई वीडियो बनाए हैं जिनमें लोग सार्वजनिक रूप से उनकी आलोचना कर रहे हैं। अब लग रहा है कि पुतिन फिर पुराने तरीके से सख्ती कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखें। स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति इलिया रेमस्लाव है। हमने मार्च में उनके बारे में बात की थी। अगर आपको याद ना हो तो कोई बात नहीं, वह बात बहुत पहले की है। वह रूस में पुतिन समर्थक ब्लॉगर्स में से एक थे और काफी पुतिन समर्थक थे। सिर्फ कुछ साल पहले जब नवल्नी ने पुतिन के शासन को चुनौती देना शुरू किया था तो यही व्यक्ति था जिसने शिकायत की थी, या कहें कि रूसी अधिकारियों से नवल्नी की शिकायत की थी। और इसके अलावा उन्होंने वास्तव में अदालत में नवल्नी के खिलाफ गवाही भी दी थी, जिससे नवल्नी जेल गए। उन्होंने खुद नवल्नी के खिलाफ कई अलग अलग मुकदमे या शिकायतें दर्ज करवाई थी। उन्हें पुतिन इतना पसंद था। लेकिन फिर अचानक ही सब बदल गया। इस साल की शुरुआत में मार्च में उन्होंने एक बड़ा घोषणा पत्र जारी किया जिसमें पुतिन की आलोचना की गई और सार्वजनिक रूप से उनके खिलाफ बोला गया। उन्होंने विशेष सैन्य अभियान शुरू होने के बाद लिए गए फैसलों की आलोचना की, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये बड़ी बात थी क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो नवल्नी के खिलाफ पुतिन की कार्रवाई का प्रमुख चेहरा था, इसलिए साफ था कि उसके अपने समर्थक भी थे। जब वह सार्वजनिक रूप से पुतिन की आलोचना कर रहा था तो रूस में कुछ लोग ध्यान दे रहे थे। इस घोषणा पत्र में वह एक बहुत सच्ची पंक्ति से शुरुआत करता है। मैं नहीं जानता इसे और कैसे कहूँ, शायद व्याकरण सही नहीं है, लेकिन वह कहता है अगर कोई नैतिक रूप से सही भी हो, सत्ता मिलने पर वह भ्रष्ट हो सकता है जब तक पुतिन सत्ता में है। ये बताना जरूरी है क्योंकि पुतिन 26 सालों से सत्ता में है। रूस में कई बच्चे हैं जिन्होंने पुतिन के अलावा किसी और नेता को नहीं देखा। यहाँ तक कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब भी वो देश के वास्तविक नेता थे। समाचार चैनलों पर सबसे ज्यादा कवरेज उन्हें ही मिलती थी, खासकर जब नेता रूस आते थे। वे नेता ही थे, भले ही औपचारिक रूप से न हों। दिमित्री मेदवेदेव ने सिर्फ एक कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति होने का दिखावा किया ताकि येल्सिन की संवैधानिक सीमा से बचा जा सके। पुतिन सत्ता में लौटते ही सभी संवैधानिक कार्यकाल सीमाएं हटा देते हैं और अब जितना चाहे उतना शासन कर सकते हैं। अगर पुतिन सच में तब तक शासन करना चाहते हैं जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए तो आज के रूस में वो शायद ऐसा कर सकते हैं। आदमी ने यह मुद्दा उठाया और पुतिन से जुड़ी बाकी समस्याएं भी बताईं जिन पर हम इस चैनल पर चर्चा करते हैं। उसने पुतिन की ऐशो आराम की जिंदगी का भी जिक्र किया। उनके कई महल हैं जिनकी हवाई सुरक्षा है। वो इतना खर्च करते हैं कि शायद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हों। वो यह भी बताते हैं कि जब पुतिन ये सब कर रहे हैं उसी दौरान वो रूस के अन्य नेताओं, व्यापारिक नेताओं की संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। वो संपत्तियां जब्त कर रहे हैं। वे रूसी जनता पर ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं ताकि ये युद्ध जारी रख सके। और फिर वो मोर्चे पर हुए हताहतों की ओर भी इशारा करता है। रूस में लोग इस पर ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि उन्हें सही आंकड़े नहीं पता
कि मोर्चे पर कितने रूसी मारे या घायल हुए हैं। इसके बाद भी वे ऐसे ही रहते हैं। ये लंबा कई पन्नों का घोषणा पत्र था। मैं पुराना वीडियो लिंक कर दूंगा ताकि आप पूरी बात समझ सके। वह कहते हैं कि पुतिन को इस्तीफा देकर युद्ध अपराधी के रूप में मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि उन्होंने रूस का भविष्य बर्बाद किया। फिर वह हस्ताक्षर कर देते हैं। वैसे इसके प्रकाशित होने के एक दिन बाद यह रूस में बड़ी खबर बन गई थी। सिर्फ रूस के बाहर ही नहीं, मानसिक समस्याओं के चलते उन्हें मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वे वहां भी सक्रिय रहे और बाद में इंटरव्यू देते रहे। और अगर आप इन इंटरव्यूज को सुने तो आप बता सकते हैं कि यह कोई पागल व्यक्ति नहीं है, जैसे वह एक सामान्य इंसान की तरह लग रहा था जिसकी सोच अभी भी सही थी। जिस तरह से वह बोल रहा था उससे वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पागल हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। एक इंटरव्यू में जो वह मानसिक अस्पताल से दे रहा था, उसने कहा कि वह अपनी कई बातों की वजह से अस्पताल में है। उसने कहा यह उसके शब्दों के परिणाम है और आप जानते हैं जो संदेश उसने दिया था, तो उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे नहीं लगता कि उसे यह एहसास था कि अस्पताल एक सजा है। रूस के अंदर पुतिन की आलोचना करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह बहुत छोटी सजा है, क्योंकि जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकलता है, ठीक कल सुबह यानी रूस में शुक्रवार की सुबह उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर सेना की आलोचना करने का आरोप लगाया जाता है। रूस में सेना की आलोचना अपराध है, चाहे आप देशभक्त हों या नहीं, क्योंकि वहां कई लोग आक्रमण के समर्थक हैं। वे चाहते हैं कि यूक्रेन अस्तित्व में न रहे। वे चाहते हैं कि रूस यूक्रेन पर कब्जा कर ले। वे फिर भी इस बात के लिए सेना की आलोचना करते हैं कि वह युद्ध कैसे लड़ रही है। वे सोचते हैं कि सेना को और ज्यादा सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। वे मानते हैं कि सेना को आम नागरिकों को अभी से भी ज्यादा निशाना बनाना चाहिए और पुतिन के रूस के अंदर ये तकनीकी रूप से अवैध है। अब मुझे लगता है कि हमने इस पर बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, लेकिन वह अकेला नहीं है जिसे निशाना बनाया जा रहा है। इस हफ्ते रूस में एक और विपक्षी नेता को विदेशी एजेंट घोषित किया गया। ये वो लेबल है जिसका इस्तेमाल पुतिन हर उस व्यक्ति के लिए करते हैं जिसे वो आलोचना नहीं करने देना चाहते। रूस में विदेशी एजेंट घोषित कर दिए जाने पर जिंदगी बेहद मुश्किल हो जाती है। लोग आपको बहिष्कृत व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं और इसके ऊपर से बैंक भी आपका पैसा रखना नहीं चाहते। आप आसानी से किराए पर घर भी नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए कि आपको विदेशी एजेंट का टैग मिल गया है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते और पुतिन हमेशा कहते हैं कि अरे ये कोई खास रूसी कानून नहीं है, दूसरे देश भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अमेरिका में जिसे विदेशी एजेंट माना जाता है और रूस में जिसे विदेशी एजेंट माना जाता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप किसी विदेशी व्यक्ति से सिर्फ $1 का दान भी ले ले तो आप विदेशी एजेंट बन सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि अरे आप दूसरे देशों की सेवा कर रहे हैं, आप रूस की सेवा नहीं कर रहे हैं। यहाँ अमेरिका में ये काफी हद तक उन्हीं मामलों तक सीमित है जहां आप राजनीति या राजनीतिक लॉबिंग में शामिल हों। अगर आपको विदेशी कंपनी या देश से फंडिंग या वेतन मिलता है तो कानूनी रूप से सरकार के पास रजिस्टर करना और बताना पड़ता है कि आपको विदेश से भुगतान मिल रहा है, जिसे शायद फारा कहा जाता है। मुझे पूरी तरह यकीन नहीं, लेकिन अमेरिका में यह काफी हद तक राजनीति तक सीमित है। रूस में आप क्या कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको विदेशी एजेंट कहा जा सकता है और कई बार रूसी सरकार को यह साबित नहीं करना पड़ता कि विदेश से फंडिंग मिल रही है। पुतिन विरोधियों को चुनाव से बाहर करने के लिए विदेशी एजेंट टेक का उपयोग करते हैं, इसलिए उन्हें चुनावों की चिंता नहीं है, क्योंकि जिनसे डर लगता है उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर चुनाव से बाहर कर देते हैं। यही बात नवाल्नी के साथ 2010 के दशक में हुई थी, जब वे रूस के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती थे। बहुत सारे रूसी जो पुतिन से नाखुश थे, वे नवाल्नी का समर्थन कर रहे थे, तो अचानक उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया। उनके खिलाफ कई कोर्ट केस थे, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ पाए। यही विपक्षी नेता बोरिस नाज़रोव के साथ भी हो रहा है। मैं नाम का उच्चारण सही करने की कोशिश करूंगा। अब रूस में चुनाव सितंबर में होने वाले हैं और ठीक चुनाव से पहले अब पुतिन उन लोगों के पीछे पड़ गए हैं जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, और जाहिर है उन लोगों के पीछे भी जो उनके खिलाफ या उनके उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। यह दिखाता है कि वह चुनावों को लेकर चिंतित नहीं है, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रख रहे हैं, चीजें हाथ से बाहर न जाएं। अब यहीं पर मैं जल्दी से रूस से आ रहे जनमत सर्वेक्षण के आंकड़ों पर जल्दी से बात करना चाहता हूं। ये पोलिंग नंबर क्रेमलिन के आधिकारिक जनमत सर्वेक्षक से आ रहे हैं। इसे ध्यान रखें, क्योंकि ये नंबर वही हैं जिन्हें पुतिन या उनके करीबी लोगों ने मंजूरी दी है, और ये हमें
कई दिलचस्प बातें बताते हैं। इस डेटा को देखें जो वैसे करीब 5 दिन पहले ही जारी हुआ है। सबसे ताज़ा डेटा, पुतिन की अप्रूवल रेटिंग अब गिरकर 65.1% हो गई है। ये युद्ध शुरू होने के बाद सबसे कम है। फिर भी 65 कम नहीं है। किसी सही मायने में लोकतांत्रिक देश का कोई भी नेता इतनी ऊंची अप्रूवल रेटिंग पाना चाहेगा। यहाँ दिलचस्प बात इसका रुझान है। युद्ध शुरू होने के बाद से चार्ट देखें। अगर आप सिर्फ पिछले साल देखें तो ट्रेंड गिर रहा है, जो दिलचस्प है क्योंकि ये आंकड़े पुतिन आसानी से बदल सकते हैं। बिल्कुल इसी वजह से हम कहते हैं कि रूस से आने वाले डेटा पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन यह तथ्य कि उनके पास आंकड़े बदलने की क्षमता है और इसके बावजूद भी ये ट्रेंड गिर रहा है, जिससे पता चलता है कि रूसी जनता खुश नहीं है। रूसी पत्रकार और पुतिन के विरोधी कार्यकर्ता भी ये समझते हैं। वो आदमी याद है जिसने कुछ मिनट पहले पुतिन से कहा था कि गृह युद्ध से बचना है तो इस्तीफा दे दे। वैसे उस सलाह की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पुतिन को रूसी लोगों की जान की परवाह है, लेकिन फिर भी यह अच्छी सलाह थी कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरों को जिम्मेदारी संभालने देना चाहिए। खैर, उस पत्रकार को पता है कि जो वो कर रहा है वो खतरनाक है और उसकी जान खतरे में है। इसी वजह से वो एक ऐसा आंदोलन शुरू करने की कोशिश कर रहा है जिसमें दूसरे रूसी नागरिक, दूसरे रूसी लोग भी वही करें जो वो कर रहा है। वे सार्वजनिक रूप से दिखाना चाहते हैं कि वे क्रेमलिन के फैसलों से असंतुष्ट हैं। अगला हिस्सा सुनिए जिसे हमने पहले देखा था। कई लोग पूछते हैं, दिमित्री, हमें क्या करना चाहिए? चुप कैसे रहें? लोग पहले ही कुछ कर रहे हैं। क्या आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर आम रूसी नागरिकों की कितनी अपीलें आ रही हैं? वहां अधिकारियों को संबोधित सचमुच गुस्से भरी अपीलें आ रही हैं। एक रास्ता है। अधिकारियों को की गई ईमानदार अपीलें। देखिए, जब 10, 15 या 20 लोग अपील करते हैं तो उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। किसी को जेल भेजा जा सकता है या नहीं भेजा जा सकता, या जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर हजारों लोग, दसियों हजार, लाखों लोग ऐसा करना शुरू कर दें, बस कुछ रिकॉर्ड करें और पोस्ट कर दें, तब इसका असर जरूर होगा। वो लोगों की आवाज होगी, तब लोग पूरी दुनिया को आम रूसी नागरिकों की राय दिखा देंगे। पूरी दुनिया में साधारण लोगों की राय। दुर्भाग्यवश यह आप लोगों को चौंका सकता है। सिर्फ पुतिन ही नहीं, ज़ेलेंस्की भी युद्ध के दौरान घरेलू समस्याओं से जूझ रहे हैं और ये कुछ हद तक उनकी खुद की बनाई हुई हैं। यूक्रेन में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक बर्खास्तगी हुई थी और मुझे यकीन है कि आप में से कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा। इससे पहले कि मैं विस्तार से बताऊं, मैं आपको रूस से आया बेहतरीन मजाक दिखाना चाहता हूं। रूसी लोग मौजूदा हालात का मजाक उड़ा रहे हैं और उनका हास्य शानदार है। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं तो पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से पूछिए। वे सोवियत और रूसी चुटकुलों के बड़े प्रशंसक थे। ये मेरा पसंदीदा है। क्या आपको नियम पता है? अगर आपको ये मजाक पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दे, और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दे। देखिए, एक पुतिन समर्थक पेट्रोल पंप पर पूछता है, पेट्रोल कितने का है? अटेंडेंट कहता है 200 रूबल प्रति लीटर। क्या बात है, 200? कल तो ये सिर्फ 100 रूबल था। बिल्कुल सही, 100 रूबल पेट्रोल के लिए और 100 रूबल बहुध्रुवीय दुनिया बनाने के लिए। देशभक्त गहरी सांस लेता है लेकिन गर्व से 200 रूबल दे देता है। अटेंडेंट पैसे लेता है, उसे 100 रूबल वापस करता है और कहता है, पेट्रोल नहीं है, यही हाल है। रूस के पास दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी प्रमाणित तेल भंडार है और अब पेट्रोल ही नहीं बचा। चिंता मत करो, शायद पुतिन को अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई के लिए 3 दिन और मिल जाए तो उसके पास फिर से बहुध्रुवीय दुनिया होगी। वैसे एकदम अलग बात है। मुझे लगता है कि अगर बहुध्रुवीय दुनिया भी बनती है तो भी रूस उसमें नेताओं में नहीं होगा। चीन पुतिन के जाते ही रूस को अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, भले ही यह औपचारिक न हो। मुझे लगता है यह सब पर्दे के पीछे होगा। आगे चलकर चीन रूसी राजनीति पर काफी हद तक नियंत्रण करने वाला है और यही वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। लेकिन अब आइए अपना ध्यान यूक्रेन की घरेलू राजनीति पर केंद्रित करें। और आपको सारी जानकारी देने से पहले मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मैं यूक्रेन की घरेलू राजनीति का विशेषज्ञ नहीं हूं। अमेरिकी राजनीति समझना मुश्किल है। मेरे पास यूक्रेन की राजनीति देखने का समय नहीं है, पर मैं अपनी जानकारी साझा करूंगा। अब आप तय करें कि ज़ेलेंस्की का फैसला सही था या नहीं।
स्क्रीन पर दिख रहे व्यक्ति मिखाइलो फेडोरोव हैं। वो यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री थे और उन्हें कुछ दिन पहले ही, शायद इसी हफ्ते, पिछले हफ्ते अचानक हटा दिया गया। उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया गया। उनका रेज्यूमे बहुत प्रभावशाली है। वो 6 महीने रक्षा मंत्री रहे। इससे पहले वे यूक्रेन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, लेकिन 6 महीने पहले प्रमोशन पाकर रक्षा मंत्री बने। उन 6 महीनों में उन्होंने काफी कुछ हासिल किया। वो युवा नवाचारी है और मानते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीत सकता है। उन्होंने योजना भी जल्दी लागू की। हमने पहले भी उनके बारे में बात की थी। पहली समस्या जो उन्होंने हल की वो थी स्टारलिंक की समस्या, जो कि फिर से उन लोगों के लिए जो इससे परिचित नहीं है, स्टारलिंक पहले से ही रूस में प्रतिबंधित है। सबसे पहली बात, अगर आप रूस में हैं तो आप स्टारलिंक टर्मिनल नहीं खरीद सकते। लेकिन मान लीजिए कि आप किसी तरह स्टारलिंक टर्मिनल रूस में ले आते हैं। अगर आप रूस के अंदर हैं तो आप स्टारलिंक सैटेलाइट से कनेक्ट नहीं कर सकते। टर्मिनल असल में एक धातु या प्लास्टिक का डिब्बा है। मुझे नहीं पता कैसा डिब्बा है, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं होगा। रूस को सैटेलाइट से जियो फेंस किया गया है, इसलिए ये काम नहीं करता। लेकिन जो रूसी कर रहे हैं, खासकर फ्रंट लाइन पर रूसी सेना जो कर रही है, वो यह है कि वे थर्ड पार्टी देशों से स्टारलिंक टर्मिनल खरीद रहे हैं। वे दुबई, यूएई, भारत, चीन जैसे देशों से फर्जी कंपनियों के जरिए खरीदते हैं, फिर रूस में तस्करी करके यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों में ले जाते हैं। और सोचिए, क्या स्टारलिंक और अधिकतर पश्चिमी देश रूसी कब्जे वाले इलाके को अब भी यूक्रेन मानते हैं, है ना? तो स्टारलिंक ने वहां जियो फेंस नहीं किया है। अगर आपके पास रूसी कब्जे वाले इलाके में स्टारलिंक टर्मिनल है तो आप स्टारलिंक इस्तेमाल कर सकते हैं। रूसी सेना ड्रोन, संचार और अन्य चीजों के लिए इसे ज्यादा इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि ये अन्य इंटरनेट विकल्पों से अधिक भरोसेमंद और तेज है। इसी कारण रूसी और यूक्रेनी सेना उस पर निर्भर थी और उसका उपयोग कर रही थी। जब वह रक्षा मंत्री बना तो उसने समस्या हल करने की कोशिश की। वह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि रूस स्टारलिंक का इस्तेमाल फ्रंट लाइन पर न करे, लेकिन यूक्रेनियन अभी भी इसका इस्तेमाल कर सके। तो इसका जो समाधान उसने निकाला वह था एक व्हाइट लिस्ट। व्हाइट लिस्ट का मतलब यह है कि अगर आपके पास यूक्रेन में स्टारलिंक टर्मिनल है तो आपको उसे यूक्रेनी सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा और फिर आप स्टारलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उसे रजिस्टर नहीं करते तो यूक्रेन में स्टारलिंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। यूक्रेन के बाहर कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के भीतर इसे चलाने के लिए यूक्रेनी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेनी स्टारलिंक, जितने भी स्टारलिंक टर्मिनल सेना के पास थे, उन्हें व्हाइट लिस्ट कर दिया गया। अगर आप एक यूक्रेनी नागरिक हैं और आपके पास स्टारलिंक है तो सरकार की एक वेबसाइट है, आप वहां जाते हैं, अपनी डिटेल्स सबमिट करते हैं, आईडी जमा करते हैं और वे ये सुनिश्चित करने के बाद कि आप वही हैं, आपको अप्रूव कर देंगे। और अगर आप रूसी हैं तो मुझे यकीन है कि कुछ रूसियों ने इसका कोई तरीका निकाल लिया होगा, जैसे कि वे फर्जी आईडी वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ऐसे मामले बहुत ही कम हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रूसी टर्मिनलों में से अधिकांश फ्रंट लाइन पर काम नहीं कर रही है, जिससे लड़ाई के तरीके पर बड़ा असर पड़ा है। जैसे ही यह योजना कुछ महीने पहले लागू हुई, हमने देखा कि फ्रंट लाइन पर हो रहे रूसी हमलों में काफी गिरावट आ गई। हमने शायद उन ड्रोन की संख्या में भी गिरावट देखी जिन्हें वे स्टारलिंक का इस्तेमाल करके उड़ा रहे थे। उन्होंने स्टारलिंक का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, इसलिए उन्हें दूसरे समाधान ढूंढने पड़े। जैसे ये साफ तौर पर यूक्रेनियनों के लिए रूसी हमलों को रोकने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा था और शायद कुछ जगहों पर वे आगे भी बढ़े, यानी जवाबी हमला किया। ये एक बड़ी सफलता थी। साथ ही पिछले महीने से हम ऑपरेशन लॉजिस्टिकल लॉकडाउन की भी चर्चा कर रहे हैं, जो यूक्रेनियों ने शुरू किया है। फ्रंट लाइन पर इस्तेमाल होने वाले ये FPV ड्रोन कम दूरी के होते हैं। इन्हें वाईफाई या फाइबर ऑप्टिक केबल्स के साथ उपयोग किया जाता है। हमारे पास लंबी दूरी के ड्रोन हैं जो रूस के अंदर हजारों किलोमीटर दूर रिफाइनरियों को नष्ट कर रहे हैं। मीडियम रेंज के ड्रोन जो सैकड़ों किलोमीटर जा सकते हैं, इनके लिए इस व्यक्ति ने कड़ी मेहनत और संसाधन लगाए हैं। अब यूक्रेन फ्रंट लाइन के पीछे रूस के लॉजिस्टिकल सेंटर्स, फ्यूल टैंकर्स, सप्लाई डिपो और सेना की मदद करने वाली सभी चीज़ों पर हमला कर सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आप हमारे वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि रूसी सेना फ्रंट लाइन पर संघर्ष कर रही है। अब वहाँ ऐसे सैनिक हैं जिनके पास आगे बढ़ने के लिए ईंधन नहीं है। वहाँ रूसी टैंक है, नहीं, मेरा मतलब है रूसी, उसे क्या कहते हैं, बख्तरबंद वाहन, जो बस यूं ही छोड़ दिए गए हैं क्योंकि उनके पास उन्हें चलाने
या उनमें सफर जारी रखने के लिए ईंधन नहीं है, तो इसका भी अच्छा असर पड़ रहा है। 6 महीनों में उसने बहुत कुछ हासिल किया और उसे पूरा विश्वास था कि यूक्रेन ऐसे ही जीतेगा। उसकी सोच थी कि यूक्रेन रूस के खिलाफ लंबी घिसटती लड़ाई नहीं जीत सकता, ये मुमकिन नहीं है। वह मानता था कि यूक्रेन के पास रूस जैसे संसाधन नहीं है, इसलिए यह लड़ाई हारने वाली है, भले ही पश्चिम मदद करे। इसलिए वह अलग अलग तरीकों से नवाचार करने पर ज्यादा ध्यान देता था ताकि यूक्रेन को ऐसे असममित फायदे मिल सके जिनका वह लाभ उठा सके। खैर, इससे यूक्रेनी सेना के पुराने जनरलों के साथ कुछ समस्याएं पैदा हो गई, खास तौर पर यूक्रेनी सशस्त्र बलों के प्रमुख जिनका नाम सुरस्की है। फेदोरोव जल्दी कई बदलाव लाना चाहता था, जबकि सुरस्की इसका विरोध करते हुए कहता था कि कुछ पुराने सिस्टम अब भी अच्छे हैं। युद्ध के दौरान बड़े बदलाव संभव नहीं है, जिससे रक्षा मंत्री और यूक्रेनी सेना प्रमुख में तनाव बढ़ गया। इसी वजह से जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त करने का कारण यूक्रेनी संसद को बताया। उन्होंने कहा, युद्ध के बीच हम अपने 2 सबसे बड़े अधिकारियों को एक दूसरे से नफरत करते नहीं देख सकते। एक आदर्श दुनिया में, जेलेंस्की ने कहा, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं, वह दोनों को बर्खास्त करना चाहेंगे, लेकिन युद्ध की स्थिति को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को बर्खास्त किया। हर कोई इस स्पष्टीकरण को नहीं मानता और जेलेंस्की ने इस पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। जो स्पष्टीकरण हमारे पास है वो उन सांसदों से मिला है जिन्होंने जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद यूक्रेनी मीडिया को गुमनाम बयान दिए। इसका मतलब ये नहीं कि बर्खास्तगी के पीछे ये वजह नहीं थी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जेलेंस्की पुराने भ्रष्ट गुट का समर्थन कर रहे हैं। यूक्रेन के इतिहास में काफी हद तक भ्रष्टाचार शामिल रहा है। हालांकि ये रूसी भ्रष्टाचार जितना नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं था। कई लोग मानते हैं कि यूक्रेन पुराने गुट की रक्षा कर रहा है और युवाओं को जिम्मेदारी नहीं लेने दे रहा। यही तर्क दूसरी तरफ के लोग भी देते हैं। यूक्रेन में कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये बहुत बड़े प्रदर्शन नहीं है, शायद कुछ 100 लोग या फिर कुछ 1000 लोग इसमें शामिल है। मुझे ठीक नहीं पता कितने लोग हैं, लेकिन लोग बर्खास्तगी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यूक्रेनी संसद ने कहा है कि वे नए रक्षा मंत्री को मंजूरी नहीं देंगे, इसलिए जेलेंस्की संसद से बदलाव नहीं कर सकते। शायद कोई और तरीका हो सकता है। मुझे यूक्रेनी संविधान पूरी तरह नहीं पता, पर मैं नजर रखूंगा, देखते हैं क्या होता है। ऐसा पिछले साल भी हुआ था, करीब जुलाई में भी ऐसा हुआ था। जैसे इस महीने में ऐसा लगता है कि यूक्रेन को घरेलू मुद्दे पैदा करने की आदत है या जेलेंस्की को घरेलू मुद्दे पैदा करने की आदत है। पिछले साल जेलेंस्की ने एक कानून लाने की कोशिश की जिससे सभी भ्रष्टाचार जांच एजेंसियां सरकार के नियंत्रण में आ जाती, जिससे लोग असंतुष्ट थे। मेरा मानना है कि सरकार की जांच करने वालों को सरकार के लिए काम नहीं करना चाहिए या सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए। लोग इससे खुश थे और जेलेंस्की ने पीछे हटने का फैसला किया। उन्हें जिस कानून पर हस्ताक्षर किए थे उसे वापस लेना पड़ा और सब ठीक हो गया। उस समय विरोध अब के मुकाबले ज्यादा बड़े थे। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी हो, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मैं फिर से मोर्चे पर आना चाहता हूं, क्योंकि जेलेंस्की ने रूस में चल रहे गैस या ईंधन संकट को लेकर दिलचस्प बात कही है। वे कहते हैं यूक्रेन का मकसद रूस को ईंधन से वंचित करना नहीं, बल्कि शांति से जीना है। इसके बाद वो इस युद्ध के सबसे बेधड़क बयानों में से एक देते हैं। सुनिए। हमारा मुख्य लक्ष्य रूस को पेट्रोल से वंचित करना नहीं है, बल्कि रूस से मुक्त यूक्रेन है। एक यूक्रेन जो युद्ध के बिना हो, एक ऐसा यूक्रेन जो यूरोप का हिस्सा हो, और ऐसा यूक्रेन और यूरोप जो मॉस्को के खतरे से मुक्त हो। यूक्रेन और यूरोप बिना मॉस्को की धमकी के। अब ध्यान बदलते हुए हमारे पास एक और यूक्रेनी कैबिनेट अधिकारी का इंटरव्यू क्लिप भी है। मुझे नहीं पता ये आदमी यूक्रेन में कैबिनेट अधिकारी है या नहीं, लेकिन ये यूक्रेनी ड्रोन बलों के प्रमुख है। असल में वही व्यक्ति रसद नाकेबंदी अभियान चला रहा है जिसे हम इस चैनल पर काफी कवर कर रहे हैं। हाल ही में उनका इंटरव्यू कैलिन रॉबर्टसन, एक अन्य यूट्यूबर और पत्रकार के साथ हुआ, जिसमें वो बताते हैं कि यूक्रेन ने कर्च ब्रिज को अब तक निशाना क्यों नहीं बनाया। अगर देखें कि यूक्रेन ने क्या किया है तो ये सवाल उठता है कि पुल अभी तक तबाह क्यों नहीं हुआ। यूक्रेन अजोव सागर में टैंकरों को भी निशाना बना रहा है। वो ब्लैक सी में भी टैंकरों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यूक्रेन के पास साफ तौर पर पुल पर हमला करने की क्षमता है अगर वो चाहे, लेकिन वो पुल पर हमला नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है? खैर, वजह सुनिए।
अगर ध्यान दें तो हम क्राइमियन पुल को छू भी नहीं रहे। उन्हें उसी से बाहर जाने दो। उन लाखों लोगों को बिना रोके उस पुल से गुजरने दो और यूराल से बहुत आगे जाकर शांति से रौनक दो। ये वही है जो उन्होंने 10 साल से ज्यादा यहां रहने के बाद खो दिया। ये उनका बूमरैंग है, उनका कर्म है। उन्हें हमारे क्रीमिया में नहीं आना चाहिए था। अब उन्हें सिबेरिया दफा हो जाने दो और अगर वे काफी जवान हैं तो वहीं से फिर से शुरुआत करें। लेकिन हम उन्हें रोकेंगे नहीं, जाने दो उन्हें। हम उन्हें परेशान करेंगे, जाने दो। अब जवाब कुछ हद तक समझ आता है। वो चाहते हैं कि जो रूसी लोग अवैध रूप से क्रीमिया में हैं वे वहां से चले जाएं और पुल ही बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि जमीनी रास्ते के उन राजमार्गों पर यात्रा करना बहुत खतरनाक है। खासकर अगर आप क्रीमिया में आ रहे हैं या क्रीमिया से बाहर जा रहे हैं तो पुल ही एकमात्र सुरक्षित रास्ता है जिससे आम रूसी नागरिक जा सकते हैं और उम्मीद है कि रूसी सेना भी उसी रास्ते से जाएगी। क्रीमिया छोड़ने वाले रूसियों के लिए बुरी खबर यह है कि रूस में भी हालात अच्छे नहीं हैं, जिस पर रूसी अर्थशास्त्री खुलकर चर्चा कर रहे हैं। रूस में ईंधन संकट शुरू होने के बाद पुतिन ने देश के अन्य हिस्सों से संसाधन लेकर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, जो रूस के 2 सबसे बड़े शहर हैं और यहीं अभिजात वर्ग रहता है, को देना शुरू कर दिया है। ये दोनों शहर काफी बड़े हैं। मॉस्को यूरोप का सबसे बड़ा शहर है जहां 13 से 17 मिलियन लोग रहते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में भी करीब 5 मिलियन लोग हैं। दोनों शहरों में आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब है कि 120 मिलियन रूसी इन शहरों से बाहर रहते हैं, जबकि कुल आबादी 140 मिलियन है। जो लोग बड़े शहरों में नहीं रहते उन्हें लगता है कि क्रेमलिन सिर्फ शहरी परेशानियों पर ध्यान देता है, जिससे उनके साथ धोखा होता है। वे वास्तव में रूस के बाकी क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं जो अभी भी रूस का हिस्सा है। यही अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इससे वर्ग संघर्ष हो रहा है। कई लोग मॉस्को से नाराज हैं। सुनिए। अभी मॉस्को सभी क्षेत्रों को लूट रहा है। रूस से लोग लिख रहे हैं कि रूसी इलाकों में अभी मॉस्को के प्रति जितनी नफरत है उतनी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। पेट्रोल संकट ने इसे और बढ़ा दिया है। यानी जब वे वह पेट्रोल भी छीन लेते हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वह सामान जो मॉस्को भेजा जाना है, ताकि वहां के लोग चमचमाती कारों में सड़कों पर घूम सकें और युद्ध में फंसे शांत देश के शांत शहर का भ्रम पैदा कर सकें। ये बहुत गुस्सा दिलाता है जब आपके पास खेत में एक कंबाइन हार्वेस्टर खड़ा हो और आप उसमें कुछ भी ईंधन नहीं डाल सकते, न पेट्रोल, कुछ भी नहीं। डीजल भी मोर्चे पर है। अब कुछ करना नामुमकिन है। अब ये सब हमें एक और यूक्रेनी अभियान की ओर ले जाता है जो सिर्फ 2 दिन पहले बुधवार को शुरू हुआ था। मैं इसे शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहा हूं और ये लगभग कुछ हफ्तों से चल रहे रसद नाकेबंदी अभियान का ही एक हिस्सा है। इस अभियान का नाम मोलोक्ष्का है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे मतलब नहीं पता, लेकिन अब यूक्रेनी ड्रोन काले सागर में रूसी टैंकरों व जहाजों पर हमला कर रहे हैं। अब हमने पहले ही देखा कि यूक्रेन ने उन सभी जहाजों पर हमला किया, रूसी जहाजों पर जो एजो सागर में थे या उसमें तैर रहे थे, और ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। वहां का काम पूरा हो गया है। आजो सागर में जहाजरानी लगभग 99% तक गिर गई है। यहाँ वहाँ 1-2 जहाज हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं बचा है जिस पर यूक्रेन ने पहले से हमला न किया हो, और इसी वजह से अब वे अपना ध्यान काले सागर की ओर केंद्रित कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में उन्होंने 30 से अधिक जहाज़ों पर हमला किया है, और इससे पिछले 11 दिनों में यूक्रेन द्वारा हमला किए गए जहाज़ों की कुल संख्या 147 हो गई है। ये ऑपरेशन 6 जुलाई को शुरू हुआ था और 16 जुलाई तक यानी 11 दिनों में यूक्रेनी ड्रोन द्वारा 147 रूसी जहाज़ों पर हमला किया गया है, और ये वाकई हैरान करने वाला है। हाल ही में मैंने पूर्व नेवी सील चक फराह से बातचीत की, जो इस युद्ध को बाकी सभी से कहीं ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। वो इस युद्ध को मुझसे भी ज़्यादा करीब से फॉलो कर रहे हैं। वह नौसैनिक, सिद्धांत और यूक्रेन की गतिविधियों का प्रभाव समझाते हैं। यह सेगमेंट बेसिक्स इनसाइडर सदस्यों के लिए व्यापक कवरेज का हिस्सा है। हर हफ्ते में कई बार चक बताते हैं कि यूक्रेन फ्रंटलाइन और उसके पीछे क्या कर रहा है, रूसियों को कैसे निशाना बना रहा है और उसकी योजना क्या है। अगर आप पूरी जानकारी और हमारे रणनीतिक विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या basicsinsider.com पर जाकर सदस्य बने। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ाता है
और पत्रकारिता को स्वतंत्र रखता है। हर हफ्ते हम सदस्यों के लिए एक्स्ट्रा कंटेंट पोस्ट करते हैं जो YouTube एल्गोरिदम के कारण पब्लिक नहीं कर सकते। आप सदस्य बन सकते हैं। अब सेगमेंट देखिए। सभी का स्वागत है। आज बैटलफील्ड ब्रेकडाउन में हमारे साथ पूर्व नेवी सील चक फार है। यहां आकर अच्छा लगा। चलिए छोटी बैटल क्लिप्स का विश्लेषण करें। मुझे लगता है हमें पहले से पता है कैसे खत्म होंगी। पहली घटना मेरा ख्याल है आज सुबह हुई थी। यूक्रेन ने पहली बार अपने तरह का UGV यानी बिना चालक वाला ग्राउंड व्हीकल इस्तेमाल किया। उन्होंने काला सागर में किसी द्वीप पर लैंडिंग की थी। सही है, ये किनबर्न स्पिट पर हुआ था, जो कि खेरसॉन के दक्षिण में बैरियर द्वीपों का एक छोटा सा हिस्सा है। आप पहली बार इतिहास में देख रहे हैं कि एक बिना चालक नाव रैंप उतार रही है और बिना चालक ग्राउंड व्हीकल बाहर आ रहा है। ऐसा लगता है यहाँ 20 मिलीमीटर की तोप लग रही है। मैं ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन वो बड़ी बैरल है। हाँ, तो अगर वो 50 कैलिबर मशीन गन है तो मैंने ऐसा मजल डिवाइस पहले कभी नहीं देखा। ये वही है जिस पर लोग हमेशा अटकलें लगाते थे, रोबोट्स का अंदर जाकर लड़ना। अब ये सच हो रहा है। हम वाकई उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां दोनों पक्षों में स्वायत्त टर्मिनल गाइडेंस आम होती जा रही है। यूक्रेन ने इसे सबसे पहले इस्तेमाल में लाया, लेकिन मैंने आज ही गेरान 4 के बारे में एक इन्फोग्राफिक डाली है जो वाकई बहुत तेज है। ये एक रूसी शाहिद वेरिएंट है जो जेट से चलता है, बहुत तेज है, कई Z-फोर्स के तीखे मोड़ ले सकता है और इसका मकसद इंटरसेप्टर ड्रोन से बचना है। और इसमें AI है, आप जानते हैं, मशीन लर्निंग। पहले इसे एक्सपर्ट सिस्टम कहते थे, AI शब्द नहीं था, लेकिन ये चलते टारगेट को लॉक और मार सकता है, जो ठीक नहीं है। हाँ, ये पागलपन है। ठीक है, अगली क्लिप में आजो सागर में तेल टैंकरों पर हमला होते दिख रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों, निशानों से भरा इलाका है। आप देख सकते हैं ये सारी जहाजें एक ही दिशा में हैं। ये सब लंगर डाले हुए हैं। और जब आपकी जहाज लंगर डाले होती है तो वो उस लंगर की चेन के दायरे में ही रहेगी, 360 डिग्री के एंगल में। 4 या 5 दिनों तक चले इस अभियान के दौरान यूक्रेन ने अज़ोव सागर में 100 से ज्यादा रूसी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। जैसा कि मैंने कहा, यहाँ बहुत टारगेट्स हैं, 180 डिग्री मोड़ है और जहां भी देखें हर जगह जहाज हैं। ये लगभग 7000 टन के डिस्टिलेट ले जाने वाले जहाज हैं। तो ये डिस्टिलेट प्रोडक्ट्स ले जा रहे हैं जिसमें पेट्रोल, केरोसिन, पेट्रोल शामिल है और इन्हें हमेशा इसी तरह निशाना बनाया जाता है जैसे इस वाले को। इन्हें या तो ब्रिज में, नेविगेशन स्पेसेस में निशाना बनाया जाता है या फिर इन्हें मशीनरी वाले हिस्सों में निशाना बनाया जाता है। और जाहिर है, अगर आप पेट्रोल ले जा रहे हैं तो यहां आपके लिए अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। क्रीमिया में पेट्रोल लगभग खत्म है। हाँ, सच में ऐसा ही है। और एक और ज़रूरी बात भी है सैम, तुम्हें पता है, पेट्रोल की कमी बहुत बड़ी समस्या है और अगर आप आम नागरिक हैं तो आपको कहीं पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन असली समस्या यह है कि डीजल ख़त्म हो रहा है और इसका मतलब है कि अगर आप सैनिक हैं तो आपको पैदल चलना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपकी वायु रक्षा प्रणालियां डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी और साथ ही पूरे क्रीमिया में बिजली गुल है। तो स्थिति और भी खराब होती जा रही है। अब इन जहाज़ों में से कई कर्च ब्रिज के आसपास लंगर डाले हुए थे। तो जब ये सारे ड्रोन्स आ रहे थे और हर 2 घंटे में एक रूसी जहाज पर हमला कर रहे थे या डुबो रहे थे, तो रूसियों को क्या करना पड़ा? देखिए, ये कर्च ब्रिज की छाया में है। रूसियों को तय करना था पुल या जहाज़ों की रक्षा करें। आप देख सकते हैं इस आदमी ने क्या किया। मैंने ऑनलाइन एक थ्योरी देखी है कि यूक्रेन क्रीमिया को जोड़ने वाले हिस्सों को निशाना बना रहा है ताकि सब कुछ पुल पर निर्भर हो जाए, क्योंकि और कोई सप्लाई का तरीका नहीं है। हाँ, देखिए, एक चीज जो चल रही है वो ये है कि कर्च ब्रिज अभी भी खड़ा है, लेकिन ये सिर्फ 25% क्षमता पर ही काम कर रहा है। उन्होंने ये पुल मुख्य रूप से इसलिए बनाया था क्योंकि इसमें सड़क और रेल दोनों है। अपने चरम पर कर्च ब्रिज से रोजाना 62,000 वाहन गुजरते थे। अब ये घटकर सिर्फ 25% रह गया है। और ये थोड़ा अजीब लगेगा, ये 25% पर इसलिए आ गया है क्योंकि पुल सामान्य ट्रैफिक लोड संभाल नहीं सकता। और सबसे ज्यादा नुकसान रेल यातायात को हुआ है। पहले पुल पर रोज 94 ट्रेनें गुजरती थीं।
सैम, अब सिर्फ 4 रह गई हैं। 4। यहाँ इतने टैंकर हैं क्योंकि इन्हें अब वो ईंधन ले जाना पड़ता है जो पहले ट्रेनें ले जाती थीं। अब ये 100 जहाज उसी धुएं वाले जहाज जैसे दिखते हैं। उन्होंने पहले भी पुल के रेल हिस्से पर हमला किया है ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन 2.5 साल पहले जो बड़ा हमला हुआ था वही सबसे असरदार वॉर था, क्योंकि उसने पुल के सबसे ऊपर कई ईंधन के डिब्बों में आग लगा दी थी, जहां वास्तुकला के हिसाब से सबसे ज्यादा दबाव होता है। युद्ध में संयोग नहीं होता, किस्म से कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही आप अच्छे बनते हैं। और रेल का वो हिस्सा अभी भी बंद है। मैंने कहा, हम 94 से घटकर सिर्फ 4 ट्रेनें रह गए हैं जिन्हें 10 किमी/घंटा की रफ्तार से चलाना पड़ता है। और अमेरिकी माप में ये उतनी ही तेज है जितनी आप दौड़ सकते हैं, 6 मील प्रति घंटा। दिन में 2 ट्रेनें, 94 नहीं। तो ये था रूसी समाधान। कोई खास समाधान नहीं था। डीजल की बात करें तो हमें कैसे पता चलेगा कि सेना को दिक्कत है? आपको मानना पड़ेगा, है ना? सेना को हमेशा प्राथमिकता मिलेगी। कमी होने पर आम लोग पहले प्रभावित होंगे। हाँ, यही हो रहा है। लोग इस पर ज्यादा बात नहीं कर रहे, पर मैंने कीव पोस्ट के लिए एक रिपोर्ट की थी। भगवान, मुझे याद नहीं आ रहा यार। कुछ घंटे पहले। हाँ, लेकिन मैंने सुना। लेकिन जो चीज हो रही है, लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देखो, ये जुलाई का मध्य है। सितंबर में रूस में बर्फ गिरने लगेगी। उन्हें अगले 45 दिनों में फसल काटनी और बांटनी है, सही है? सैम, वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके पास डीजल नहीं है। हमारे पास एक क्लिप है जिसमें एक महिला रूस में पशुपालन कर रही है और कह रही है, अनाज काटने वाले लोगों के पास डीजल नहीं है, वे इसे मौजूदा कीमत पर खरीद नहीं सकते। वो कहती हैं, मैं अपनी गायों को चारा नहीं खिला सकती क्योंकि मैं उस दाम पर अनाज नहीं खरीद सकती जितने में इन्हें इसकी कटाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये तो आर्थिक दबावों की बात भी नहीं है, और वो असली हैं, और आप जानते हैं इससे वितरण में रुकावट आ सकती है। लेकिन असली समस्या ये है कि डीजल ही नहीं है। इससे कंबाइन मशीनें नहीं चल सकती, इससे वे ट्रक भी नहीं चल सकते जो वितरण केंद्रों तक जाते हैं, और कोई स्थानीय वितरण भी नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्रक भी डीजल या गैस से चलते हैं। तो अगले 45 दिनों में आप रूस में बड़ी फसल की कमी देखेंगे। लोगों के पास अभी गैस नहीं है, लेकिन जब लोग भूखे होंगे तो आप जानते हैं वो गुस्से में भी आ जाते हैं। हर बार वीडियो बनाते समय मेरे पास इतनी रिसर्च होती है कि सब कुछ एक एपिसोड में नहीं आ सकता। कई दर्शकों ने कहा है कि वीडियो लंबे हो रहे हैं, और मैं इसे समझता हूँ। 20 मिनट से ज़्यादा। मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद 30 मिनट से भी ज़्यादा लंबा होगा। ये काफ़ी लंबा है। तो हमने ये करना शुरू किया है कि मैं रिसर्च तो करता ही हूँ और मैं उसे कवर करना चाहता हूँ। हमने मेंबर्स के लिए इन वीडियो के विस्तारित वर्जन जारी किए हैं। तो अगर आप मेंबर नहीं हैं तो ये सब्सक्राइब करने का एक और कारण है, खासकर अगर आप जानना चाहते हैं कि फ्रंट लाइन पर क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है और रूस में क्या हो रहा है। तो आप नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या basicsinsider.com पर जाकर मेंबर बन सकते हैं। मेरा नाम सैम है। फिलहाल बस इतना ही। मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।